Hello students, today we start with other concentration terms. Then the third concentration term is mole fraction. मोल फ्रैक्शन है क्या? तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. अब किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं? तो जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि इस चैप्टर में हम डील करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के साथ. बाइनरी का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है. तो मैंने लिख लिया, एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया. अब इस चैप्टर में हम ए को फिक्स कर लेते हैं कि जब भी हम ए लिखेंगे हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और जब भी हम बी लिखेंगे, बी हम लिखेंगे किसके लिए? सॉल्यूट के लिए. क्लियर? ओके. तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे काई बी निकालना है. काई क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट. किसके इक्वल आएगा? तो जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट. क्लियर? ओके. अगर मुझे ए के लिए फाइंड आउट करना है, काई ए किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. और टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो, ठीक है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो जितना भी आपने मिक्सचर ले रखा हो उससे कैलकुलेट कर लोगे. टोटल मोल फ्रैक्शन देखनी हो तो वो किसके इक्वल आएगी? काई ए प्लस काई बी. और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या हुआ? जो काई ए है और काई बी है, वो जब आप ऐड करोगे तो उनका सम कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा. तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि अगर मैं एक सॉल्यूशन में 10 कंपोनेंट डाल दूं, तो क्या 10 कंपोनेंट का जब मैं मोल फ्रैक्शन का सम करूंगी तो क्या वो भी 1 आएगा? यस. अगर आपने 10 कंपोनेंट ले लिए और उन सबकी मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तब भी उसका सम किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. अच्छा, ऊपर अभी हमने देख लिया कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करना है. अब हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन कि मोल फ्रैक्शन निकालनी है 80% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये जो डाटा दे रखा है 80%, इसको डिकोड करेंगे. मतलब ये हमें बताना क्या चाहता है? तो हमने स्टार्टिंग में करा था कि मास परसेंटेज में जब 80% लिख दे. अच्छा, इसने लिखा क्या है? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि 80% m/m है. मीन्स इसने मास परसेंटेज दी. और मास परसेंटेज हमें क्या बताती है कि 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को किस में डिसॉल्व किया गया है? 20 ग्राम ऑफ वाटर. तो जो हमारे पास टोटल वेट है कितना हो गया? 100 ग्राम, जिसमें से 80 ग्राम सॉल्यूट है और 20 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट आ गया. ओके. अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है ग्लूकोज की. तो देखो, मैं इसको बी लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता है ये सॉल्यूट है. काई बी किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. बट नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए, तो क्या गिवन है? क्या उससे मिलती जुलती कोई टर्म है जिससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाऊं? यस. इसने मास दे रखा है, ठीक है. और हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कैसे? तो जैसे एन बी निकालना है तो यहां पे आ जाएगा गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी. गिवन मास दे रखा है 80 ग्राम और मोलर मास कितना आ जाएगा? मोलर मास इज फॉर ग्लूकोज इज, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. कितना आ जाएगा? तो देखो, एक कार्बन 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 6 इंटू 16. टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 108. तो मोलर मतलब मैंने 1 मोल लिया है ये, ठीक है. उसका वेट आ रहा है ग्राम पर मोल में, तो कितना आ गया? 180. क्लियर? तो यहां से कैलकुलेट करके मैं क्या निकाल सकती हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट. ठीक, वो कितना आ गया? 0.44 मोल्स. अच्छा, ये आ गया मेरे पास 0.44 मोल्स. अब मुझे एन बी निकालने हैं. एन बी में क्या आएगा? बी किसके लिए है? अच्छा सॉरी, एन ए निकालना है. ए किसके लिए है? वाटर के लिए. वाटर कितना प्रेजेंट है? तो 20 ग्राम. उसका मास कितना आएगा? 18.
तो इसमें आ जाएगा 1.11। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बी। वैल्यूज हमें पता चल गई तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यस, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 0.44 डिवाइडेड बाय 0.44 प्लस 0.11, सॉरी 1.11 ना, 1.1 कितना आ जाएगा, 0.44 डिवाइडेड बाय 1.54। अब देखो कैलकुलेशन के लिए भी मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा इशू रहता है कैलकुलेशन का, तो हमने यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है, सीधे ही क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये है मेरे पास यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे भी है पॉइंट, मतलब डेसिमल है। डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100 आएगा, ठीक, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास कितना आ गया, 44 डिवाइडेड बाय 154। क्लियर, सीधा ही डिवाइड कर दो। तो देखो 154 से 44 को डिवाइड करेंगे, ये है 44। अभी टर्म छोटी है, बड़ा बनाने के लिए मैंने क्या लगा लिया, एक जीरो लगा लिया, और जीरो किसने दी, पॉइंट ने दी। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 132, ठीक है। डेसिमल की एक और जीरो आ जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा अराउंड 8, 154 1232, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, ये मैं यहां तक ही लिख रही हूं, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 0.28। अच्छा, यूनिट्स क्या होंगी, मोल से तो मोल्स की यूनिट तो मोल आ गया, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे तो मैं लिखना हो तो मोल्स आ जाएगा, यहाँ पे मोल्स आ जाएगा। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है उसके यूनिट क्या आएंगे, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ऊपर भी मोल नीचे भी मोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या कोई यूनिट आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, यूनिट लेस, कितनी वैल्यू आ गई, 0.28। क्लियर। अच्छा, अगर मुझे x भी पता चल गया और मुझे x से ही निकालना है तो एक तरीका तो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लिखो, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, ठीक है, इससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है और अपना टाइम सेव करना है तो हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर आपके सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हैं और दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आएगा। तो आपने अगर XA निकालना है और XB आपने निकाल लिया तो सिंपल XA किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0.28, कितना बन जाएगा, 0.72 मोल। मोल्स नहीं आएगा ना, तो कुछ और यूनिट आएगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यूनिटलेस है। तो याद रखना है जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसा है, यूनिटलेस है, कोई भी यूनिट इसके नहीं आएंगे, ठीक, क्लियर, ओके। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे हम परसेंटेज में 100 ग्राम में चेक कर रहे थे, ठीक है, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट आपका ग्राम में और सॉल्यूट आपका एमएल में, दोनों में कैलकुलेट करते थे। सेम जब हम पीपीएम की बात कर रहे हैं तो पीपीएम का मतलब है हम पर मिलियन चेक कर रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम वाटर में इंप्योरिटीज चेक करते हैं ना, तो इंप्योरिटीज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, या उसमें मेटल आयंस देखने हो तो वो भी बहुत कम परसेंटेज में या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो वैल्यू है वो पीपीएम में कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि वो इतने कम अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर अमाउंट बढ़ भी जाए तो क्या होता है, अगर ह्यूमन उसको क्या कर रहा है, उस वाटर को यूज कर रहा है तो वो डिसीजेस कॉज करता जाएगा, तो वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको चेक कौन से स्केल पे किया जाता है, पीपीएम स्केल का यूज किया जाता है। तो है क्या पीपीएम, पीपीएम है मास ऑफ सॉल्यूट, जिससे आपको फाइंड आउट करना है इन ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन कितने, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अभी चेक किस में कर रहे हो,
आपने सॉल्यूशन कितने ग्राम लिया, आपने वो मास ले लिया, ऊपर जो है वो जितना आप सॉल्यूट उसमें है वो मास लोगे, और इनटू कितना आ जाएगा, क्योंकि आप पर मिलियन पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁶। क्लियर? तो ये हमें क्या बता देगा, पीपीएम बता देगा किसी भी सैंपल की, कि उसमें जो आयंस हैं या जो भी आप चीज चेक कर रहे हो जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कितने पीपीएम उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। इसमें भी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, बट सॉल्यूशन कितना होना चाहिए। आपने 100 ग्राम ले लिया परसेंटेज में, मास परसेंटेज में, आपने 100 ml ले लिया वॉल्यूम परसेंटेज में, आपने 10⁶ ले लिया किसके लिए, पीपीएम के लिए, तो यहाँ पे कितना लोगे। तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute dissolved per liter of the solution, मतलब आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर का मतलब मैं ये भी तो बोल सकती हूं और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, इट इज एनबी, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में आएगा, लीटर में। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स बहुत रेयर है कि देगा, फिर तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे दे। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया है तो फॉर्मूला यूज करोगे गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखे हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने लिया क्या है। ठीक है, तो जनरली हम कंपाउंड लेते हैं, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, नीचे आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम भी तो दे सकता है, ठीक है, अगर वो एसटीपी पे वॉल्यूम देता है, ये एसटीपी स्पेसिफाई है, इसके अलावा देगा तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक, अब इनमें से जो भी टर्म्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, ये पूरा, इसमें से कोई एक टर्म प्रेजेंट होगी, ये मैं डिवाइड नहीं लगा रही हूं, मैं स्लैश लगा रही हूं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन मास या मोलर मास दे रखा होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए तब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। वॉल्यूम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर, और अगर आपके पास वॉल्यूम ml में आ जाता है तो आपको उसको लीटर बनाने के लिए अपर साइड क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर? ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला तो आ गया, यूनिट्स क्या आ जाएंगी, तो मोलैरिटी के यूनिट है, ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, किसमें, लीटर में, तो यूनिट क्या बन गए, मोल पर लीटर, ये इसके यूनिट्स आ गए। क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट टर्म है अब है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट किए, डिसॉल्व किए गए पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब वो जब वो 1000 में चेक कर रहा है या फिर ग्राम, मतलब सॉल्वेंट में जब वो चेक करेगा 1000 ग्राम ले लो या 1 kg ले लो, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल्स का सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया, कुछ भी हो सकता है, गिवन मास, मोलर मास, कुछ भी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में होना चाहिए, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, यूनिट्स की बात करी जाए तो यूनिट्स क्या आएंगी, इसकी आ जाएंगी मोल पर kg, मोलैलिटी के थे मोल पर लीटर
उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में चेक करते हैं, यहां पे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट में चेक कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी में कैपिटल एम जब आप निकाल रहे हो, आपको वॉल्यूम नहीं दिया है पर पूरी डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकती हूं? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास चाहिए मुझे लीटर में, डेंसिटी चाहिए केजी पर लीटर में। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है? ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। मोलैलिटी में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, अगर वेट नहीं दिया है उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मैं दोनों टर्म अलग कर रही हूं, ऊपर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नीचे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा सॉल्वेंट, अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आपको सॉल्वेंट का या तो वेट देखना पड़ेगा, वेट नहीं दिया तो आप डेंसिटी या वॉल्यूम चेक कर लो कि कहीं वो तो नहीं दे रखी है। अगर वो दे रखी होगी तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने मोलैलिटी भी पढ़ लिया और मोलैरिटी भी पढ़ लिया। अगर हमसे कोई पूछे विच वन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, या सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है? तो आउट ऑफ मोलैलिटी और मोलैरिटी, पहले एक बार खुद से सोचो क्या बेस्ट होगा। सोच लिया? चलो, आउट ऑफ मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो जनरली क्या होगा? कैपिटल वाला बेटर होना चाहिए था ना, ठीक है, बट है कौन से वाला? स्मॉल वाला। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? तो बोलता है, एक बार आप डेफिनेशन देखो, जब आप बोल रहे हो मोलैलिटी तो आप सॉल्यूशन का वेट लेके चल रहे हो। और जब आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हो। अब मुझे इन दोनों टर्म्स में से बताओ विच वन इज बेस्ट मेथड। अगर हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू से भी देखें तो विद टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज किया तो कंसंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा, बट क्या टेम्परेचर के चेंज होने से वेट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इट मींस कि अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी में से बेस्ट चूज करना हो तो कौन है? मोलैलिटी। क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से वेट ऑफ सॉल्वेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ही नहीं चेंज होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। मतलब जिस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप आज बनाओगे, अगर 2 दिन बाद भी चेक कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह की रिएक्शन नहीं हो रही है उसके बीच में, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक, क्लियर? तो आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच इज बेस्ट? मोलैलिटी इज बेस्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, यही मोलैलिटी और मोलैरिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो, अभी हम मोलैरिटी देखेंगे, कैलकुलेट करनी किस चीज के लिए? अगर आपने क्या किया, 2 सॉल्यूशन थे मेरे पास, एक 1 मोलर 10 ml था, एक 2 मोलर 10 ml था, सेम सॉल्यूशन था, सेम चीजें हैं। जैसे NaCl का सॉल्यूशन बनाया, मैंने दोनों को मिक्स करके एक बड़े से बीकर में डाल दिया। अब अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो मैंने क्या बोला अभी? ये 10 ml है और ये मैंने 20 बोला। चलो एक यहां लिख देती हूं, मैंने 2 सॉल्यूशन ले लिए, A और B। अगर मैंने A और B ले लिया और A है मेरे पास 0.1 मोलर 10 लीटर या 10 ml, और ये है 0.2 मोलर 20 ml, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 30 ml। सबको पता है कि जब आप 2 चीजों को ऐड करें तो वॉल्यूम उन दोनों के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। बट क्या मोलैरिटी एडिटिव प्रॉपर्टी है कि सिंपल ऐड करो कि यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.2 था और बोल दे 0.3 मोलैरिटी बन जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या कर दें, उसको ऐड कर दें। तो किसको ऐड कर सकते हो? अगर मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोल था तुम्हारे पास, जो भी सॉल्यूट था, मतलब A 1 मोल है,
और इसमें B जो है वो 2 मोल है, सपोज करते हैं इसमें 1 मोल इसमें 2 मोल, तो दोनों को ऐड करूंगी तो मोल तो 3 होंगे। मोल तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ना कि अगर तुमने मोल ही 1 मोल लिया 2 मोल लिया, ऐड हो गए, टोटल सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल हो गए 3 मोल। तो मैं यहां से एक इक्वेशन बनाऊंगी कि मैं ऐसे लिख सकती हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखे हैं, ठीक है, हमें तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या हम इससे जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस। कैसे? ऊपर अभी फॉर्मूला पढ़ा ना कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही था। अब उसको रीअरेंज कर लो, मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू M into V। क्लियर? बोल सकती हो क्या? ओके, तो यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टोटल मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे? टोटल मोलैरिटी और टोटल वॉल्यूम के इक्वल। तो मैं इसको VMT और VT लिख दूं, मतलब हमें याद है कि हम टोटल के लिए लिख रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसके इक्वल आएगा? मोलैरिटी ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A प्लस NB किसके इक्वल आएगा? मोलैरिटी ऑफ B प्लस वॉल्यूम ऑफ B। तो अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो क्या आ जाएगा? देखो MT मुझे निकालना है, टोटल वॉल्यूम मुझे पता चल गया 20 प्लस 10 टोटल हो गए 30। अब देखो एक कंडीशन है कि मैं ml को लीटर में चेंज कर लूं, तो यहां पे आ जाएगा 1000। ठीक, यहां पे भी मेरे पास क्या है? मोलैरिटी 0.1, 10 ml है, 10 बाय 1000 हो जाएगा। यहां पे आ गया 0.2 इंटू डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? अच्छा, अब ये MT किसके इक्वल आ जाएगा? तो इसको अगर एलसीएम लोगे तो 1000 ही आएगा, तो हो गया ये 10 और ये हो गया 20, टोटल कितना हो गया? 30 बाय 1000 यही आएगा, और यहां पे था 30 बाय 1000। क्लियर? अब MT निकालना है। MT को यही रहने दो और इसको यहां पे ले जाओ, तो ये 30 बाय 1000 तो पहले ही था, अब ये भी 30 बाय 1000 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000 और 30 ऊपर, सॉरी यहां पे उल्टा हो जाएगा ना, ये जब दूसरी तरफ को जाएगा, यहां पे ये 30 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड, तो 1000 बाय 30, तो ये टोटल कितना हो गया? 1। क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 मोल पर लीटर। अच्छा, मोल पर लीटर को एक और चीज याद रखना, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, उसी तरह मोल पर केजी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1 मोल। ऐड करती मैं दोनों को तो कितना आ रहा था? 0.1 प्लस 0.2 0.3 के इक्वल, बट एक्चुअल में कितनी मोलैरिटी है मेरे पास? 1 मोलैरिटी। हेंस प्रूव कि मोलैरिटी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि दो सॉल्यूशन दिए, दोनों को ऐड किया, एक थर्ड सॉल्यूशन बना दिया, या और उससे हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो टोटल दोनों को ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर यहां तक? एक बार देख लो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मतलब हमें रिलेशन देखना है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में। तो देखो वैसे तो फॉर्मूला भी है, जिसको फॉर्मूला इजीली याद रह जाते हैं वो फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकता है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहते वो हम करेंगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं यूनिटरी मेथड भी साथ में करवा दूंगी। तो मोलैरिटी किसके इक्वल, मोलैरिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 1000 इंटू M, ये कैपिटल M बता रहा है हमें मोलैरिटी, नीचे आ जाएगा 1000 इंटू D फॉर डेंसिटी, ठीक है, माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इंटू मोलैरिटी। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है? m इंटू 1000 या 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू d माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ b इंटू m, जहां पे m कैपिटल जो वो मोलैरिटी है, mm जो मैंने ये लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, d इज द डेंसिटी।
क्लियर? अब यूनिटरी मेथड हम क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की, बट उसने ना मोल दिया ना मास दिया। गिवन क्या दिया है? 1.00 मोलैलिटी, ठीक है? और एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है और ऑप्शन दे रखी है कि बताओ ये जो भी कंपोनेंट है जिसका भी एक्वा सॉल्यूशन बनाया है उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी। क्लियर? तो देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसमें जो डाटा गिवन है उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। उसने गिवन दिया है 1.00 मोलैलिटी। क्या ये हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकती है? थोड़ा सोचो। अब बताओ कि क्या ये हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकती है? तो यस, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? 1 मोलैलिटी का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर, अब लीटर आएगा या केजी आएगा? तो ये मोलैलिटी है तो पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? बी 1। नंबर ऑफ मोल्स बी मतलब अब सॉल्यूट की बात कर रहे हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? आपको x b के लिए निकालना है तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो आप अपना जो भी वेट लेते हो, गिवन वेट या मॉलिक्यूलर मास तो ग्राम में ही होता है, गिवन वेट भी आप ग्राम में लेते हो, तो कहीं पे आपको अगर केजी में दिया है तो यू हैव टू चेंज इट, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? तो उसने नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बताया बट वेट बता दिया है 1 kg। मुझे केजी में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? ग्राम में। तो ये आ गया 1000 ग्राम। और अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए तो मैं निकाल तो सकती हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास, बी नहीं ए निकालेंगे, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गया? गिवन मास है आपके पास 1000, मोलर मास है आपके पास 18, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आता है 55.55। क्लियर? तो इतने मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो पता है 1, इसके आगे 55.55 प्लस 1, टोटल कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 56.55 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा 5655 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 100। यही आएगा। सीधा ही काटना नहीं है हमें, सीधा ही डिवाइड कर लेना है हमने। 5655 तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। 1 से क्या आएगा? 5655 अब ये कैलकुलेट हो जाएगा 43 है ना, 5 5 25 तो अभी बहुत छोटा है। 5 9 45 तो 45 तो बड़ा हो गया, तो 8 से करके देखे। 5655 को 8 से किया, फोर 5240। अच्छा अभी भी बड़ा है, इसका मतलब 8 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 7 से। तो 5688 को अगर मैं 7 से 5655 को 5655 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 39585। क्लियर? तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 0.017। क्या किसी ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है? यस। किसके साथ मैच कर रहा है? डी के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है,
क्लियर? अच्छा, अगर 0.17 सारी वैल्यूज ऐसे होती 0.178 176 या कुछ और, तो फिर हमें अगला डिजिट भी डिवाइड करना पड़ता। पर अभी मुझे पता है कि मेरा इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि कोई भी इसके साथ मैच नहीं कर रही है, ये सिंगल एक ही ऑप्शन में दे रखी है 0.0177। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है, बट कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करता है, उसमें क्या क्या टाइप्स बन सकती है वो हम वन बाय वन कर रहे हैं, और कैसे सॉल्व करना है वो भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको मोलालिटी निकालने को बोल दे और डेंसिटी दे रखी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपको मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी है कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट आपके पास वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो हमने एक और फॉर्मूला किया था कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेंसिटी सॉल्यूशन की होगी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकती हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, डेंसिटी तो गिवन है, बट हमारे पास और वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हम ऐसा क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस डाटा से कि हमें सारी वैल्यूज मिल जाएं, और हम क्या कैलकुलेट कर ले, यहां पे आंसर कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो मुझे अभी चाहिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, अच्छा, सीसी का क्या मतलब होता है, सीसी का क्या मतलब आ जाएगा? सीसी है सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के। तो मतलब 1.17 ग्राम किस में डिसॉल्व है, 1 ml में, ml आएगा, इन 1 ml ऑफ ठीक, इसे हमें यही डाटा मिल रहा है, और कुछ निकाल सकते हैं क्या, बोलो इसे क्या डाटा निकाल सकते हैं? तो देखो, इतना तो मुझे पता चल गया कि 1.17 ग्राम 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो 1.17 ग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है, गिवन मास ही नहीं आ गया ये मेरे पास। अगर गिवन मास ये है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.17, मोलर मास कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो HCl का मोलर मास होता है H का 1 और इसका 35.5, टोटल हो गया 36.5, मल्टीप्लाई बाय कितने ml का सॉल्यूशन है, 1 ml का, ml को मुझे लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मतलब ऊपर जाके तो वो मल्टीप्लाई ही करेगा। तो टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करके देखें। अच्छा, एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, ये 2 है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 इसमें 0 पॉइंट लगा देती हूँ, पॉइंट लगा के मैं इसको क्या कर दूँ, अप्रॉक्सीमेट कर दूँ, एक तरीका तो ये भी है। तो जब मैं इसको पॉइंट लगाया और उसको ड्रॉप करके अप्रॉक्सीमेट लेने की कोशिश करूंगी, तो देखो जब इन 2 डिजिट को, ये 5 से ग्रेटर है, जब इसको ड्रॉप करूंगी तो पीछे कैरी देके जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या बन जाएगा, 4। ठीक, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ रहा है, 1.17 ग्राम था, नीचे था 365, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बन गया कितना,
36.5 था ना, हमने अप्रोक्सीमेटली 4 ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 29.25। ठीक है, अगर तो आपके ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक 29 पॉइंट है, एक 11 पॉइंट है, एक 16 पॉइंट है, एक 10 पॉइंट है या 9 पॉइंट है, कुछ भी दे रखा है, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अदरवाइज तब भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या करना था हमें, 1 सीधे हमने 11700 को किससे डिवाइड कर देना था, 365 से। ठीक है, तभी हमारे पास आंसर आ जाना था, काटना नहीं है, सीधा ही डिवाइड कर देना है। क्लियर? अच्छा, यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर लीटर, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी थी। तो क्लियर हो गया। अगर सिर्फ डेंसिटी दी है तो डेंसिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या गिवन दिया है, डेंसिटी हमें क्या बताना चाह रही है, कितने ग्राम कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में डले हुए हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, हम मोलैरिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं और हमसे मोलैरिटी पूछी है। क्या किया इसने, 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। अच्छा, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, आपके पास ये था 5 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक, तो 5 मोलर का उसने सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या किया, 1 लीटर जो है वो, ये पहले 1 लीटर था, इसमें इसका टोटल वॉल्यूम बना दिया। अब इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो बना दिया 10 लीटर, और हमसे ये पूछ रहा है कि जो नया सॉल्यूशन बना डाइल्यूशन करने पर उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक तो हमने किया कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके तीसरा बनाए, तब क्या होगा, जब डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब पहली मोलैरिटी आपको गिवन है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है, नया वॉल्यूम भी पता है कि कितना बना, टोटल 10 लीटर, अब उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर होंगे, क्योंकि सिर्फ आपने पानी बढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, n बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू n आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? और अगर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर दोनों सेम है तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, mv के, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसको मैं m1v1 लिख रही हूं और ये क्या लिख रही हूं। ठीक, अच्छा, मोलैरिटी कितनी है, 5 × 1 इज इक्वल्स टू m2 कितना हो जाएगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना कर दिया, 10 लीटर कर दिया, तो बताओ कितना आ जाएगा m2, 5/10 कितना हो गया टोटल, 0.5 मोल पर लीटर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक तरीका तो है कि एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि आपको 2 सॉल्यूशन दिया, मिक्स कर दिया। ठीक, दूसरा तरीका है आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें डाइल्यूशन कर दिया, या आपने एक सॉल्यूशन का यूज करके दूसरा सॉल्यूशन बना दिया। जब हम लैब में क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम इसी तरह का मेथड यूज करते हैं। एक हम स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं, उससे बाकी अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो जो थे स्टार्टिंग में और जो बाद में वो तो सेम रहेंगे, क्योंकि आपने सॉल्यूट थोड़े ऐड किया है, बट पर लीटर पहले कितने मोल्स प्रेजेंट थे और फिर पर लीटर कितने हो गए, जब आपने वॉल्यूम ही चेंज कर दिया तो पर लीटर चेंज कर जाएंगे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर ली, न्यू मोलैरिटी। क्लियर? तो यहां तक अभी तक हमने क्या कर लिया, जितने भी टाइप के कंसंट्रेशन टर्म, पूरी टाइप तो नहीं हुई, अभी हमारे पास नॉर्मेलिटी रहती है, बट बाकी टाइप्स के पूरी टाइप्स कर ली, डेफिनेशन उनके, उनका फॉर्मूला, और उनसे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी।